हेलो गाइस, वेलकम बैक टू भूषण साइंस प्लस यूट्यूब चैनल। भूषण साइंस प्लस की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और मैं आयुजन यहाँ पे लेके आ गया आपके लिए फिर से एक और क्या केजीएमयू का पार्ट 5 वीडियो। ठीक है, पिछले पार्ट्स में हम लोगों ने देखे थे कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 80 और आज हम लोग देखने वाले हैं 21 क्वेश्चंस और जिसके साथ में हमारे यहाँ पे केजीएमयू का सेक्शन जो है कंप्लीट करेंगे। गाइस रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे जो कि पिछले सालों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग यहां पर आगे बढ़ेंगे। चलिए, जैसे गाइस आप लोग को अगर मान लीजिए यहाँ पे और भी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो हमारे पास में कौन कौन है। हमारे पास में भरत सर, रेणुका मैम और वानी मैम, जो कि आपको यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को इंग्लिश मीडियम में बहुत ही शानदार तरीके से आपके सारे सेशंस लेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे और आपके सारे क्वेरीज का आंसर करेंगे। बट अगर आपको यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी आप फेस कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत की कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास में यहां पर है रोहित सर, अभिनव सर और शिवानी मैम, जो कि आपके भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और आपके यहाँ पे जीव विज्ञान को बहुत ही अच्छी तरीके से हिंदी माध्यम में लेंगे। और मैं आयुष यहां पर आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड को दोनों भाषा में लूंगा, जो कि है हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ठीक है गाइस, आप पेपर जो है यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में रहेगा, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन मेरी तरफ से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। ठीक है, चलिए, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी आप परेशानी को फेस कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको बहुत ज्यादा सामने आ रही है, तो ये है हमारा स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर। यहां पर आप 10 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में कभी भी आप यहां पर कॉल कर सकते हैं और आपको मिल जाएगा यहाँ पे 100% कस्टमर सपोर्ट और आपको सारे मिल जाएंगे, आपके सारे डाउट्स, क्वेरीज और सारे आपके जितने प्रॉब्लम्स है उन सबका एक जगह पे वन शॉट आंसर। ठीक है, तो इस नंबर को आप यहाँ पे सेव करके रख लेंगे। ये नंबर है हमारा भूषण साइंस का स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर। आप लोग बोलेंगे कि भाई हमको यहाँ पे मान लीजिए पूरी पढ़ाई करनी है, चाहे नर्सिंग हो चाहे फार्मा हो, सारे सब्जेक्ट्स को, तो यहाँ पर आपको कैसे मिलेगा? ये मिलेगा आपको भूषण साइंस प्लस ऐप में। क्यों? क्योंकि भूषण साइंस इज नॉट जस्ट अ क्लास, इट इज मोर देन अ क्लास। ठीक है, तो आपको ये ऐप कहां से मिलेगा? ये ऐप आपको मिलेगा आपके गूगल प्ले स्टोर से। तो कुछ नहीं करना, आपको फटाफट जाना अपने गूगल प्ले स्टोर में, आपको टाइप करना है भूषण साइंस प्लस, वहां मिल जाएगा आपको यहाँ आने वाला ये भूषण साइंस प्लस का लोगो और आपको उसमें टच करना, उसको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, फटाफट लॉगिन करके क्रेडेंशियल्स डालने हैं और साथ साथ में आपको मिल जाएगा कंप्लीट एक्सेस किस चीज का? रिकॉर्डेड सेशंस, लाइव सेशंस और साथ साथ में आपको मिल जाएंगे पीडीएफ, नोट्स, पावर पॉइंट्स और भी बहुत कुछ सारी चीजें। तो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड विद भूषण साइंस प्लस और अपने नोटिफिकेशन पैनल को ऑन कर दी ताकि आपकी हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। ठीक है गाइस, हम यहाँ पे ले गए आपके लिए एक 60 दिन का बहुत ही फास्ट क्रैश कोर्स, जिसमें हम पढ़ेंगे उतना जरूरी है जितना। ठीक है, यहां पे हम लोग उन सारे टॉपिक्स पे फोकस करेंगे जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड पे यहाँ पे, जिनमें बहुत सारे तरह पिछले सालों में हर सारा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, ये कोर्स जो है यहाँ पे आपको कितने टाइम पे अवेलेबल है? ये आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ मात्र 555 रुपए में, जिसमें यहां पर आपको मिल जाएगा कंप्लीट नोट्स, आपको पीडीएफ, एक्सेस सब चीजों का मिलेगा और यहां पर हम लोग आपको कराएंगे एक तरीके से स्पेशल ट्रेनिंग। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर ये जो कोर्सेज है, ये यहां पर कौन से स्टेट्स को फॉलो करते आएगा? ये लेके आएंगे हम आपके लिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और आपका वेस्ट बंगाल, आपका यहाँ पे उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, एम्स, सब जगह का। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे अलग अलग सारे जो स्टेट्स है उसके लिए अवेलेबल है। और साथ साथ में दोस्तों हमने यहाँ पे शुरू करके रखी है एम्स की एक पूरी अलग से सीरीज, जिसमें आपके लिए यहाँ पे डेडिकेटेड वीडियोस जो की है एम्स के पीवाईक्यू। क्यों? क्योंकि एम्स का जो पेपर होता है ये होता है सबसे ज्यादा टफेस्ट पेपर। किस चीज का? बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पूरी सीरीज अवेलेबल है, आप कभी भी चाहे तो यूट्यूब में हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग आते हैं वापस से हमारे सेशंस में, हमारे क्वेश्चंस के ऊपर में। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर दोबारा से नजर डालते हैं। ये है दोस्तों हमारा 81st क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या करें दोस्तों यहाँ पे? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। ठीक है, अभी ध्यान से सुनिएगा, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड मतलब कि ऑक्सीजन की यहां पे जो हमको रिक्वायरमेंट है, जो हमको जरूरत है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ वाटर
बाय माइक्रोब्स इज नोन एज। ठीक है, अभी क्वेश्चन को ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है कि कितने अमाउंट को, जो अमाउंट को हमको ऑक्सीजन मतलब कि जो बोलते हैं ना जीव वायु, उसकी हमको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, किस चीज के लिए? ऑर्गेनिक मैटर को। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, यहां पर लिखा है ऑर्गेनिक मैटर को। ठीक है, क्या चीज करने के लिए? डिकम्पोज करने के लिए, माइक्रोब्स की हेल्प जो लगती है। ठीक है, उस चीज को हम यहां पर क्या बोलेंगे? माइक्रोब्स में कौन कौन आ जाएगा? आ जाएगा हमारे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और साथ साथ में वायरॉन्स भी। ठीक है, ये सारी चीजें जो हमारे चारों माइक्रोब्स जो हैं, अब इनकी जो यहां पे आएगा, इसमें हमें आप देखिएगा क्वेश्चन से कौन सा रिलेट कर रहा है, जिसमें हमने पढ़ा था कौन सा? सीवेज ट्रीटमेंट वाला, मतलब क्या? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सीवेज ट्रीटमेंट वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उससे काफी कुछ रिलेट करता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहां पे? बोल रहा है कि ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है ताकि ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर दे, किसके द्वारा? माइक्रोब्स के द्वारा। तो बोल रहे इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं? तो अब चार ऑप्शन हमारे पास कौन से हैं? बोल रहे हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, दूसरा ऑप्शन हमसे क्या बोल रहे हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर, थर्ड हमसे बोल रहा है यूट्रोफिकेशन, और चौथा हमारे पास बोल रहा है सरफेस फ्लो। तो अभी हम लोग यहां पर एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे हमारा फिर से। ठीक है, चलिए पहले वाला ऑप्शन देखते हैं। हम बोल रहे हैं यहाँ पे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। तो दोस्तों यहाँ पे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो वाटर है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत होएगा। क्यों? क्योंकि इसका रीजन ये है, जब ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व होएगा तब वहां पर वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होएगा, लेकिन वहां पर माइक्रोब्स का वहां पे सेटल डाउन प्रोसेस जो है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि वहां पे वो फ्री फ्लोइंग रेट में रहेंगे, माने कि वहां पे फ्लो रेट में, वहां पे सेटल डाउन की प्रोसेस नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, वो है हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं बीओडी। ठीक है, बी स्टैंड्स फॉर बायोलॉजिकल, ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन और डी स्टैंड्स फॉर डिमांड। ठीक है, बी और डी से हम लोग यहां पर माइक्रोबियल कंटामिनेशन का जो लेवल है उसको एस्टिमेट कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा बोल रहे हैं यहां पे यूट्रोफिकेशन, ठीक है, मतलब प्योरिफिकेशन का वैल्यू वाला पार्ट, और चौथा हमारा क्या रहा है यहाँ पे? सरफेस फ्लो, मतलब कि ऊपर का पानी, सतह का पानी जो है उसका यहां पे उसका एक तरीके से फ्लो होना। दोस्तों यहां पे देखा जाए हमारा, तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अब अगर पहला ऑप्शन ही गलत हो गया तो हमारा कौन सा होगा? चौथा ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि अब जब तक ऑक्सीजन डिवॉल्व नहीं होगी तब तक वहां पर फ्लो वाला जो रेट है वो हाइड्रोजन अकेले मिलके नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन ए गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। अब तीसरा हमारे पास में कौन सा है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो बीओडी जो है ये हुआ है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, द रीजन बीइंग द करेक्टनेस ऑफ दिस ऑप्शन इज दैट, कि मतलब यहां पर जो ये ऑप्शन सही इसलिए है क्योंकि जब पानी में पहले से माइक्रोब्स जो बने हुए हैं, जो कि यहां पे डेवलप हो गए हैं, किसमें? एनारोबिक कंडीशन एज वेल एज एरोबिक कंडीशन, मतलब जिसमें कि ऑक्सीजन की डिमांड नहीं भी थी और ऑक्सीजन की डिमांड आ भी गई। ठीक है, दोनों में। तो जब ये वाले दोनों जो माइक्रोब्स जो है यहां पे, वो क्या करेंगे? वहां पे ऑर्गेनिक मैटर को, जिसमें आपके कोई भी यहां पे केमिकल और आर्टिफिशियल वाला पार्ट नहीं है, तो जब ये आ गए हैं यहां पर, उसकी यहां पे जब डिमांड आ गई है तो उसकी मदद से यहां पे क्या होगा? ये वाले लोग जो माइक्रोब्स हैं हमारे, वो लोग इसको डिकम्पोज कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, बी नंबर का स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे और देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। इसमें बोल रहा है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर इज दैट प्रोसेस, ठीक है, इन विच द ऑर्गेनिक मैटर इज, ठीक है, ऑर्गेनिक अनवांटेड मैटर इज decomposed by the help of microbes which traps the oxygen and do the secondary treatment। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि इसमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट वाला जो पार्ट है बहुत ज्यादा यूज होएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे प्राइमरी ट्रीटमेंट किससे होता है? मैकेनिकल से होता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट माइक्रोब से होता है। टर्सरी ट्रीटमेंट यहाँ पे क्या उस चीज के किससे होता है यहाँ पे?
जो बोलते हैं ना कि स्पेसिफिकली केमिकल प्रोसेस के साथ होता है। तो यहां पे अगर जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है उसमें ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा डिमांड आएगी, ठीक है। तो उसी फिनोमेना को हम बोलेंगे बीओडी इन वाटर, मानने की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन वाटर, ठीक है। चलिए दोस्तों 62वां क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है ये भी। यहां पे आप देखिए, यहां पे आपको डिजीज मिल गई है एक सामने में, ठीक है। डिजीज कौन सी है? एक्लेम्शिया, ठीक है। एक्लेम्शिया डिजीज के बारे में हम लोग जानेंगे, पहले हम क्वेश्चन के ऊपर नजर मारेंगे। क्या बोल रहा है? विच इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्शिया, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन से बोल रहा है एक्लेम्शिया को जो ठीक करने के लिए यहां पर स्पेसिफिकली कौन सा ड्रग जो है यूज होएगा। तो एक्लेम्शिया क्या होता है? ठीक है, एक्लेम्शिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन माने कि गर्भवती औरत, ठीक है, उनको क्या होता है? सीजर्स महसूस होते हैं। सीजर्स माने क्या? मिर्गी, ठीक है। तो यहां पे प्रेग्नेंट वुमेन जो है, यहां पे जो गर्भवती महिला है, उसको यहां पर मिर्गी के दौरे पड़ेंगे, उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे यहां पे? एक्लेम्शिया, ठीक है। तो अब यहां पे क्या पूछ रहे हैं? एक्लेम्शिया को ठीक करने के लिए कौन सा जो ड्रग है वो बहुत ज्यादा यूजफुल होएगा, ठीक है। तो यहां पे पहला ड्रग हमारे पास कौन सा है? डायजेपाम, ठीक है। दूसरा हमारे पास ड्रग क्या है? एप्सोलिन। तीसरा ड्रग हमारे पास क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट। और चौथा ड्रग हमारे पास में कौन सा है? लेबेटॉल, ठीक है। तो अब हम लोग यहां पे आके देखेंगे, अब अगर हम लोग उसको डायजेपाम देंगे, ठीक है, तो डायजेपाम से यहां पे क्या होगा? यहां पे उसको हिप्नोसिस होएगा, ठीक है। पर ये जो हिप्नोसिस वाला पार्ट है, जो सेडेशन मतलब उसको नींद आने वाला पार्ट है, ये उससे यहां पे ठीक नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो है ट्रेमर्स बहुत ज्यादा हाई रेट पे रहते हैं, ठीक है। तो एक हो गया हमारा ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे यहां पे? एप्सोलिन। एप्सोलिन हम लोग यहां पर यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों यूज नहीं कर सकते हैं? क्योंकि एप्सोलिन जो है यहां पे उसके ब्लड फ्लो का जो है बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, जिसके कारण यहां पे जो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे ये भी नहीं यूज कर सकते। मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। तो दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट जो है यहां पे होएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट जो है ये क्या काम करेगा? ये आपके कैल्शियम के कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन को, मतलब कैल्शियम का क्या काम रहता है? कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, माने कि जो हमारे हृदय की मसल्स है, जो हमारे हृदय की कोशिकाएं हैं, उसको यहां पे कॉन्ट्रैक्ट कराने का काम करता है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा? कैल्शियम का ही यहां पर काम कर जाएगा, किसके साथ में? सल्फेट ग्रुप के साथ में जुड़कर, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों मिलके एक साथ काम करेंगे और उससे इनको यहां पर क्या हो जाएगा? जो प्रेग्नेंट महिला है जिसको यहां पर मिर्गी के झटके लग रहे हैं, तो उसको यहां उससे आराम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या बोल रहा है। यहां बोल रहा है एक्लेम्शिया, ठीक है, ऑनसेट ऑफ सीजर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन अ फीमेल, ठीक है। अब यहां बोल रहा है मैग्नीशियम विच हैज अ बेनिफिशियल इफेक्ट इन, ठीक है, एक्लेम्शिया में एक्ट बाय अपोजिंग, ठीक है, कैल्शियम डिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट आर्टीरियल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन यहां पे लिखा हुआ है। मैग्नीशियम क्या करेगा? यहां पर ये कैल्शियम के काम को उल्टा कर देगा, ठीक है। जैसे कैल्शियम क्या करता है? कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन कराता है ना, तो यहां पे मैग्नीशियम क्या है? उसके साथ मिलेगा, लेकिन उसके मिलने के बाद में उसके काम को वो उल्टा कर देगा, उसको पलटा देगा। तो यहां पे डायलेशन हो जाएगा। क्या होता है? कॉन्स्ट्रिक्शन माने के आगे आना, ठीक है, डायलेशन माने के खुल जाना, ठीक है। तो ये हो गया आपको यहां पे डायलेशन कराएगा, तो कॉन्स्ट्रिक्शन उल्टा हो गया डायलेशन, और उसके बाद यहां पे होगा देयर बाय रिलीविंग वेसोप्रेसिन, ठीक है। माने क्या? यहां पे वेसोप्रेसिन का रिलीजन जो है वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं।
यहां पे 83वां क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? बोल रहा है द पोस्टपार्टम पीरियड, ठीक है, एक्सटेंड्स फॉर हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मेनी वीक्स आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। अब क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, क्या बोल रहा है कि जो पोस्टपार्टम पीरियड है ये यहां पर कितने समय तक के लिए एक्सटेंड हो जाता है? कब? डिलीवरी के बाद, ठीक है। डिलीवरी के बाद में यहां पे जो उसका पोस्टपार्टम पीरियड है, हमको पहले समझना पड़ेगा कि पोस्टपार्टम पीरियड जो है वो होता क्या है, ठीक है। इसका मतलब यह होता है कि जब कोई महिला यहां पर बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे को जन्म देने के बाद में उसके यहां पे जो बॉडी है वो थोड़ी कमजोर हो जाती है, ठीक है। कमजोर होने के बाद में ऐसा जो मतलब जो स्पेसिफिक जो आता है पीरियड जिसमें बच्चे को यहां पे मां को जो है वहां पे अपना ख्याल भी रखना पड़ता है प्लस साथ साथ में अपने बच्चे का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो यहां पे इस चीज को हम बोल सकते हैं क्या? पोस्टपार्टम पीरियड, ठीक है। तो यहां पर ये रैप अलग अलग चीजों के लिए है। यहां पे ये चीज मेरे को लगता है यहां पे ये रहेगा 6 हफ्ते, ठीक है। तो यहां पे चीज लिखी नहीं है, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं 6 वीक्स, ठीक है। तो अब यहां पे 4 ऑप्शन को क्या ले, सिर्फ 2 हफ्ते में या 4 हफ्ते में या 6 हफ्ते में या फिर 8 हफ्ते में। तो इसको हम लोग मंथ में कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा आपका हाफ मंथ, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 1 मंथ, ये हो जाएगा आपका 1.5 मंथ और ये हो जाएगा आपका 2 मंथ्स, ठीक है। यानी कि आपका यहां पे महीने के हिसाब से हम लोग देखें, क्योंकि हफ्ते में कैलकुलेशन करना ना दोस्तों बहुत यहां पर कठिन जाता है और टाइम वेस्ट भी होता है। तो इससे अच्छा हम इसको पहले कन्वर्ट कर ले महीने पे। तो ये समझ ले कि एक प्रेगनेंसी के बाद में मतलब कि जब यहां पे जो माता है उसने अपने बच्चे को जब यहां पे डिलीवर कर दिया है उसका पोस्टपार्टम पीरियड यहां पे कितना होगा उसके मेंटेनेंस का, ठीक है। तो यहां पे जो उसका मेंटेनेंस का पीरियड होता है वो होता है कितना? वो होता है यहां पर 6 हफ्ता, ठीक है। 6 हफ्ते का जो यहां पे पीरियड होता है उसको यहां पे हम लोग कहते हैं पोस्टपार्टम पीरियड। किसके बाद में? यहां पे डिलीवरी के बाद में इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस हफ्ते पे मतलब इस दौरान यहां पे जो वुमेन की बॉडी है वो वापस से थोड़ा अपने आप में एक नॉर्मल स्टेट में आ जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी पिछले 9 महीने तक में एक यहाँ पे एक पर्सन को अंदर में वहां पे रखा हुआ है, उसको यहाँ पे प्रॉपरली डेवलपमेंट किया है एंड उसके यहां से निकलने के बाद में उसकी बॉडी को क्या चाहिए? एक रेस्ट चाहिए, एक वापस से नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए, ठीक है। तो यहां पे इसको होता है हमारा 6 हफ्ता, ठीक है। 6 हफ्ते के साथ में यहां पे आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर सी हुआ इसका करेक्ट। इसके साथ में आगे बढ़ेंगे और हम लोग आगे देखेंगे क्या बोल रहा है। बोल रहा है द पोस्टपार्टम पीरियड इज एक्सटेंडेड टू 6 वीक्स, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी बिकॉज बॉडी इज अंडरगोइंग मेजर, ये देखिए इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं इधर पे, क्या बोल रहा है? बॉडी इज अंडरगोइंग मेजर, ठीक है, चेंजेस इन टर्म्स ऑफ हीमोडायनेमिक्स और क्या? जेनाइटो यूरिनरी रिकवरी, ठीक है, मेटाबॉलिज्म एंड इमोशनल स्टेटस। अब हम लोग यहां पे चारों शब्दों को डिस्कस करेंगे। क्या बोल रहा है? अंडरगोइंग मेजर चेंजेस इन टर्म्स ऑफ हीमोडायनेमिक्स। हीमोडायनेमिक्स माने क्या है? रिलेटेड टू ब्लड एंड रिलेटेड टू ब्लड फ्लो, ठीक है। हीमोडायनेमिक्स उसका यहां पे एब्जॉर्प्शन, रिलीजन, फ्लो, खून का, खासकर किसका? रक्त का, यहां पे खून का यहाँ पे बहाव, उस चीज के रिगार्डिंग भी उसकी बॉडी ठीक होती है, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है यहाँ पे? जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट, माने क्या? अब जैसे देखिए फीमेल्स के में कैसा रहता है, उनके यहां पर नीचे साइड में मेनली 3 होल्स रहते हैं, जिसमें से एक होता है उनका यूरिनरी होल जिसमें वहां से वो लोग पेशाब करेंगे। उसके बाद में दूसरा होल रहता है वेजाइनल होल, जिसमें से क्या होता है? बेबी की डिलीवरी भी होएगी और वहां से यहाँ पे सेक्स परफॉर्म होएगा। और तीसरा रहता है उनका एनस होल, जिसमें से वहां पे फीकल मटेरियल जो है वो शरीर से बाहर निकलेगा। तो जब यहां पर बच्चे की डिलीवरी हो रही है तो हम उस स्पेसिफिक ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? जेनाइटो यूरिनरी, मतलब कि जहां पे क्या है? जेनाइटल भी आ गया और यूरिनरी भी आ गया, ठीक है, दोनों आ गए।
जेनाइटल माने क्या, जहां से बच्चा वाला होएगा, और यूरिनरी कहां से, जहां से यूरिन पास होएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे रिकवरी, और फिर यहाँ पे क्या लिखा है मेटाबॉलिज्म, माने क्या खाने का जितना यहाँ पे खपत हो रही है उसका यहाँ पे मेटाबॉलिज्म, और साथ साथ में इमोशनल स्टेटस। क्यों इमोशनल स्टेटस भी यहाँ पे जरूरी है, किस कारण से, क्योंकि अब तक मैं यहाँ पे देखिए कि जो भी कोई यहाँ पे माता है वो यहाँ पे बच्चे को होल्ड कर रही है तो उसके ऊपर बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, थोड़ा प्रेशर रहता है इस चीज को होल्ड करने का। उसके बाद जब यहाँ पे बच्चा डिलीवर हो जाता है तब उसका इमोशनल स्टेटस भी यहाँ पे ऊपर नीचे जो है वो गड़बड़ा सकता है। तो इसलिए उसको यहाँ पे कम से कम 6 हफ्ते का जो टाइम है वो रिकमेंडेड रहता है, ताकि यहाँ पे जो माता है वो अपने बच्चे को ठीक तरीके से रख पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84वां क्वेश्चन हमारे पास आया है, बोल रहा है ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग, ठीक है, नेल कटिंग्स आर ट्रू एक्सेप्ट, ठीक है, माने कि यहां हमारे पास में यहां पे 4 स्टेटमेंट है, किसके रिगार्डिंग, नाखून काटने के रिगार्डिंग। ठीक है, यहां पे 4 स्टेटमेंट्स है, बोल रहा है इनमें से सारे के सारे सच है सिवाय एक के। ठीक है, यहां पे क्या बोल रहा है, ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट, ठीक है, देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, ऑल आर ट्रू किसके रिगार्डिंग, नेल कटिंग, नाखून काटने के रिगार्डिंग सब कुछ सही है सिवाय एक के। ठीक है, चारों को हम लोग यहां पे देखेंगे। बोल रहा है पहला ऑप्शन क्या है, फिंगर नेल्स शुड बी कट इन वन डायरेक्शन, बिल्कुल सही है वाला पार्ट, इसको एक डायरेक्शन में काटना चाहिए। दूसरा क्या है यहां पे, टो नेल्स शुड बी कट इन अ स्ट्रेट अक्रॉस, ठीक है, बिल्कुल ये भी सही है कि जो मेरे पैर के हमारे जो नाखून हैं उनको भी स्ट्रेट काटना चाहिए। तीसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे, नेल शुड बी कट फ्रॉम अ कॉर्नर, बिल्कुल करेक्ट कि इसको कॉर्नर से काटना चाहिए। आपने खुद ने भी महसूस किया होगा कि आप नाखून को डायरेक्ट सामने से काटते हो तो यहाँ पे कुछ ज्यादा दर्द होएगा, लेकिन अगर आप उसको कॉर्नर से काटना शुरू करते हो तो दर्द नहीं होएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी करेक्ट है, तो सब तीनों करेक्ट हो गए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये वाला होगा गलत, तो हमारे इसके रिगार्डिंग गलत हो तो हमारा हो गया ये सही आंसर। और इसमें क्या बोल रहा है कि जो नेल कटिंग है ये हर 15 दिन में करनी चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत स्टेटमेंट है, क्यों, क्योंकि नेल कटिंग का आइडियल टाइम क्या है, 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर अंतराल में आपको यहां पर नाखून का काटना होना चाहिए। क्यों, इससे यहां पे आपके 2 काम होंगे, आपके नाखून बढ़ेंगे नहीं और उसमें डर्ट माने की गंदगी का यहां पर डिपोजिशन जो है नहीं होएगा, गंदगी उसमें नहीं बैठेगी। तो कितना करना है हमको, इसको हमको करना है एक हफ्ते में काटते रहना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हुआ इसका करेक्ट। डी का यहां पे स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे उसके साथ में। ठीक है, यहां बोल रहा है नेल शुड बी कट रेगुलरली विद इन एवरी 1 वीक, ठीक है, सो एज टू एंश्योर दैट देयर इज नो डर्ट डिपोजिशन, माने क्या यहां पे डर्ट का डिपोजिशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन यहां पे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग to be examined in an unconscious patient due to accident। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन का मतलब समझिएगा, बोल रहा है पहली चीज आपको क्या करनी है, ठीक है, एग्जामिन करना है, एग्जामिन्ड, ठीक है, इन एन अनकॉन्शियस है ना, ठीक है, यहां पे वर्ड को ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या बोल रहा है, अनकॉन्शियस माने क्या, वो मूर्छित पड़ा हुआ है, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ठीक है, अनकॉन्शियस पेशेंट, ठीक है, ड्यू टू एक्सीडेंट माने क्या हुआ है, उसके साथ एक एक्सीडेंट, एक हादसा हुआ है उसके साथ में, तो यहां पे अनकॉन्शियस है। तो आपको यहां पे सबसे पहला काम करने की क्या जरूरत है एज ए नर्स। ठीक है, तो आपका 4 ऑप्शन क्या बोला है, यहां पे पेटेंसी ऑफ एयरवे माने क्या, आपको यहां पे चेक करना है कि यहां पे उसके सारे सांस लेने वाली जगह, ठीक है, नाक और मुंह, यहां से वो सांस ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, और अगर नहीं ले पा रहा है तो आपको यहां पर उसका आपको पैसेज जो है वो ओपन करके रखना है ताकि उसके शरीर में अंदर तक हवा घुसे। दूसरा क्या बोल रहा है, आप पे हैमरेज, आपको ये चेक करना चाहिए कि स्पेसिफिकली उसको यहां पे कोई क्लॉटिंग तो नहीं आ गई, हैमरेज वाला पार्ट तो नहीं है, ठीक है, यहाँ पे खून का थक्का तो नहीं जमा है। तीसरा क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे
फ्रैक्चर, ये भी देखना है कि आपके यहाँ पे उसकी हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है। ठीक है, चौथा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हेड इंजरी, कि या उसके मस्तिष्क में कोई यहाँ पे बहुत ज्यादा घातक प्रहार हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब यहां पे हम लोग फिर से एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे अपना, सबको एक एक करके एलिमिनेट करते जाएंगे। तो पहला है अगर हम लोग हैमरेज, ठीक है, तो हैमरेज जो है यहां पर गलत ऑप्शन रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे एक बार में कोई भी पता नहीं कर सकता है एक्सीडेंट के केस पे कि यहां पर उसके जो ब्लड है वो स्टिल फ्लोइंग रेट पे है यहां पे, या फिर उसमें यहां पे थक्का जो है वो जम चुका है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे हैमरेज का ऑप्शन गलत। ठीक है, दूसरा क्या है, फ्रैक्चर्स। फ्रैक्चर में हम यहाँ पे इजीली नहीं बता सकते हैं कि यहाँ पे हड्डी जो है वो फ्रैक्चर हुई है नहीं हुई है, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई हड्डी फ्रैक्चर हुई तो ये चीज जरूरी नहीं है कि वहां वो ऑर्गन उतना लटक जाए, क्योंकि मान लीजिए एक यहाँ पे लीगामेंट भी ब्रोक हो सकता है, टेंडन भी टूट सकता है, अगर बोन में भी क्रैक आया होगा तो भी वो इजीली पता नहीं चलेगा। वो यहाँ पे जब पेशेंट कॉन्शियस आएगा तभी उसकी यहाँ पे हमको देख सकते हैं कि यहाँ पे वो चीज फ्रैक्चर हुई है कि नहीं, तो यहाँ पे फ्रैक्चर भी हो गया गलत। तीसरा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हेड इंजरी। तो भाई हेड इंजरी यहाँ पे जरूरी नहीं है कि पेशेंट के ऊपर में अगर हेड इंजरी है तभी वो अनकॉन्शियस होएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे उसको पैर में या हाथ में भी कुछ हुआ हो तो भी यहाँ पर वो अनकॉन्शियस हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी को भी एक तरीके से सदमा जो है वो पहुंच सकता है, इस कारण वो अनकॉन्शियस हो सकता है। हेड इंजरी भी हो गया गलत। तो बच्चा क्या है हमारे यहाँ पे, पेटेंसी ऑफ एयरवे। ठीक है, एयरवेज का चेक करना कि पर्सन जो है वो रिस्पायर कर रहा है या नहीं कर रहा है, और ये भी देखना है हमको कि उसके जो एयरवेज पैसेज हैं वहां पर वो ब्लॉक तो नहीं है। तो ये एक बहुत बहुत प्राइमरी स्टेप है जो कि हर इंडिविजुअल को फॉलो करना चाहिए। किस केसेस में, जब कोई भी पेशेंट को क्या है, उसको यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाए और वो अनकॉन्शियस रहे, तो पहला काम क्या रहेगा, आपको देखना एयरवेज, मतलब कि सांस लेने वाली जगह सारी ओपन है और पर्सन सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। ठीक है, चलो इसके साथ में देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है। एक्सप्लेनेशन में लिखा है यहाँ पे वैकेंसी लिखी हुई है, यहाँ पे भाई वैकेंसी नहीं है, ये पेटेंसी है। ठीक है, पेटेंसी ऑफ एयरवेज शुड बी फर्स्ट एग्जामिन्ड इन एन पेशेंट ऑफ एक्सीडेंट to ensure, ठीक है, so as to ensure that he or she is still alive। ठीक है, माने कि यहां पे वो जीवित है या नहीं है, तो इसको यहां पर इंश्योर करने की जरूरत है। कैसे इंश्योर किया जाएगा, जब यहां पर उसकी एयरवेज की पैसेज है वो ओपन रहेगी। ठीक है, इसके साथ में यहां पे आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे यहां पे क्या बोल रहा है विच, ठीक है, स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग डिप्थेरिया। ठीक है, डिप्थेरिया के रिगार्डिंग यहां पर कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, अब यहां पर क्या बोल रहा है कि, ठीक है, डिप्थेरिया इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियल पैरासाइट। ठीक है, दूसरों के यहां पे क्या बोल रहा है, शिक टेस्ट इज डन टू नो द इम्यूनिटी स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट डिप्थेरिया टॉक्सिन। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है यहाँ पे, डिप्थेरिया मेनली अफेक्ट्स लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और चौथा क्या बोल रहा है हमारे यहां पे, बोल रहा है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिप्थेरिया इज इन बिटवीन 2 to 5 days। तो भाई हम लोग फिर से हमारे यहां पर एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, पर एलिमिनेशन मेथड से पहले हम लोग यहां पे क्या समझेंगे, डिप्थेरिया का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, डिप्थेरिया यानी दोस्तों क्या होता है, इसको हम लोग आसान भाषा में कहते हैं वूपिंग कफ। ठीक है, वूपिंग कफ यहां पे मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या रहेगा कि जब किसी भी व्यक्ति को यहां पर खांसी आ रही है और उसको खांसी के दौरान उसकी बॉडी जो है हद से ज्यादा शेकन अप प्रोसेस में है, माने क्या, बहुत ज्यादा झटके दे रही है, उसे हम कहते हैं क्या, वूपिंग कफ। और ये क्या होता है, ये थोड़े लंबे समय के लिए कहलाती है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग को कहा डिप्थेरिया ये वाला प्रोसेस आया है,
तो अब इसके रिगार्डिंग हम लोग सबको क्रॉस वेरीफाई करेंगे। ठीक है, बोल रहा है पहला क्या है, डिप्थोरिया इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियल पैरासाइट। नहीं भाई, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया, तो डिप्थोरिया यहाँ पे रेट्रोवायरस के साथ में होएगा। दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे, शिट टेस्ट इज डन ड्यू done to know the immunity status of individual against डिप्थेरियन टॉक्सिन। नहीं भाई, ये वाला टेस्ट भी यहां पर नहीं होएगा, ये डिप्थेरिया के लिए नहीं रहता है, यहां पे ये आएगा आपका टेटनस और आपका किसके लिए, मीजल्स वगैरह के लिए रहेगा ये चीज। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहां पे क्या रहेगा, बोल रहा है डिप्थेरिया मेनली अफेक्ट्स लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये जो चीज है यहां पर ये रहेगी इसकी गलत। ठीक है, ये चीज जो है हमारा ऑप्शन जो है यहां पे गलत होएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर जो है डिप्थीरिया जब होता है ये खासकर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट माने कौन सा, लंग्स के पास में आने वाला ट्रैक्ट। और इसको हम लोग समझ लीजिए, हम इसको यहाँ पे दो भाग में बांट लेते हैं। अगर ये हमारे यहाँ पे ट्रैकिया है और यहां से आके हम लोग यहाँ पे आ रहे, क्या आ रहा है, यहाँ पे लंग्स आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारे मान लीजिए यहाँ पर लंग्स है, तो यहां पे आता है हमारे क्या, डायफ्राम। ठीक है, लंग्स के अंदर में हमारे आ रहे सब चीजें, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के अंदर आ रहा है एल्वियोलाई। ठीक है, सब कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे ऊपर तरफ में आता है हमारा क्या, इस ऊपर में आता है हमारा बक्कल कैविटी और नेजल कैविटी। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग इसको दो भाग में बांट लेते तो ये हो गया आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और ये हो गया आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो जो यहां पर वूपिंग कफ वाला केस रहेगा, ठीक है, वो यहां पर क्या रहेगा, वो रहेगा आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ठीक है, ये रहेगा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो यहां पर ये चीज जो है इजिली रॉन्ग जो है वो प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में हम लोग यहां पर आगे बढ़ेंगे। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है। बोल रहा है इन डिप्थेरिया द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज मेनली अफेक्टेड। ठीक है, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पैरोक्सिसोम्स। ठीक है, यहां पर क्या होता है, पैरोक्सिसोम्स का यहां पे डेवलपमेंट हो जाता है। तो पैरोक्सिसोम्स क्या करेंगे, ये एक तरीके से यहां पर गुड बैक्टीरिया को मारने का काम इजिली करेंगे, जो उसमें क्या होगा, यहां पर ये आपके लैरिंग्स और फेरिंग्स में बहुत जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे, जिसमें क्या होगा, यहां पे आपको 2 हफ्ते से ज्यादा लगभग यहां पे बहुत ज्यादा इरिटेशन कॉज करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे ये म्यूकस लाइनिंग्स को इजीली क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। इस कारण क्या होती है, इस कारण यहां पर खांसी जो है वो आना शुरू हो जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए हम लोग यहां पे बोल रहा है कंसिडर असर्शन ए एंड रीजन आर। देखिए दोस्तों, यहां पे असर्शन और रीजंस वाले क्वेश्चंस भी हमसे इजीली पूछे जाते हैं। क्यों, ताकि इसमें पता चलता है कि आपकी यहां पर चेक जो स्टेटमेंट है उसको चेक करके उसको क्रॉस वेरीफाई करने की टेंडेंसी कितनी है। तो हमारे पास में यहाँ पे एक पहला स्टेटमेंट दिया है और दूसरे से क्या दिया हुआ है, उसी से जुड़ा हुआ एक रीजन है। ठीक है, तो अब यहां पर मैं आपको क्या चीजें दो दी गई हुई करके, ऐसा पहला आपको दिया गया एजर्शन, मतलब कि माना जाने वाला, एजर्ट करने वाला। ठीक है, एजर्शन क्या बोल रहे हैं यहां पे कि यूज ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, एज वाटर प्यूरिफायर इज डिस्करेज्ड। ठीक है, और उसका रीजन क्या दिया हुआ है कि इट डज नॉट हैव रेसिड्यूअल इफेक्ट। ठीक है, तो चलो अब यहां पे हम लोग इसको समझेंगे कि एजर्शन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि पानी के प्यूरिफिकेशन के यहां पर जो है यूवी रेस का इस्तेमाल को इजीली डिस्करेज किया जाता है, इसको यहां पे रोका जाता है कि इसको यहां पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसका रीजन क्यों है कि क्यों नहीं करना चाहिए, कि यहां पे कोई भी इजीली रेसिड्यूअल इफेक्ट वो शो नहीं करता है, माने कि यहां पे आपको एक अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट जो कि आपके लंबे समय तक बॉडी की यहां पे हाइजीनिटी को मेंटेन करे, ये वाला इफेक्ट जो है इसका शो बोल रहा है कि इस कारण से इस चीज को होता है।
तो अब हमारे पास में चार ऑप्शन क्या दिया हुआ है करके ऐसा बोल रहा है कि सिर्फ ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, माने कि जो एजर्शन है वो यहां पर गलत है, लेकिन उसका जो पहला जो मतलब उसका रीजन है जो उसको सपोर्ट कर रहा है वो सही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, माने कि पहला वाला सही है लेकिन उसका जो रीजन दे रहे हैं वो गलत है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, माने कि ए भी ठीक है और आर भी ठीक है, लेकिन आर जो है ये ए से मिलता जुलता नहीं है। ठीक है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। और चौथा ऑप्शन हमारे पास में यहां पे क्या बोल रहा है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब कि ए भी ठीक है, मतलब जो हमने स्टेटमेंट है वो सही है, उससे जुड़ा हुआ इसका एक्सप्लेनेशन है वो भी सही है, और जो ये आर है ये कंप्लीटली किससे बिलोंग करता है, ए से। ठीक है, तो एलिमिनेशन हम लोग मेथड यूज करेंगे फिर से हमारा। तो चलिए यहां पर ए जो है, यहां पे ए जो है ये करेक्ट है, लेकिन आर जो है यहां पे फॉल्स बोल रहा है, सॉरी ए जो है वो गलत है और आर जो इसको सही बोल रहा है, तो ऑप्शन हो गया हमारा गलत। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो है हमारा प्रॉपरली जो यूवी लाइट है उसको डिस्करेज किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट यहां पर जो सॉरी डिस्करेज करते हैं, सही है वो, तो यहां पे ये चीज गलत लिखी हुई है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, ए तो सही है लेकिन आर गलत है, तो आर भी जो दिया है यहां पर वो सही है, तो यहां पे ए जो है यहां पे मतलब स्पेसिफिकली सही लिखा है, बट आर जो दिया है वो भी सही, तो आर यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे फॉल्स लिखा, तो ये भी हो गया गलत। ठीक है, तीसरा बोल रहे हैं यहाँ पे कि दोनों ही यहाँ पर सही है लेकिन आर जो है ये इसका करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ। तो बचा हमारे पास में क्या, बचा हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी, मानने की क्या, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूवी लाइट्स जो है इसको इजीली डिस्करेज किया जाता है, क्योंकि एक लंबे समय तक के लिए हाइजीनिटी वाला पार्ट जो है वो रेसिडुअल इफेक्ट उसका यहां पे शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ इसका इजीली एक दोनों करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देख रहे हैं यहां पे एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, यहां बोल रहा है अनलाइक क्लोरिनेशन, मतलब कि जैसे क्लोरिनेशन होता है यहां पे वही बोल रहा है दिस इज देयर इज नो, ठीक है, रेसिडुअल डिसइंफेक्शन इन द वाटर टू इनएक्टिवेट बैक्टीरिया दैट मे, ठीक है, सर्वाइव और मे बी इन प्रोड्यूस्ड आफ्टर द वाटर प्रोसेस बाय द यूवी सोर्स। माने क्या लिखा हुआ है यहां पे कि जैसे क्लोरिनेशन में क्या होता है, बैक्टीरिया जो है वो इजीली मर जाता है, बट यहां पे क्या होता है कि जो मतलब प्रॉपरली जो लाइट मिलती है उस कारण यहां पे कोई भी रेसिडुअल डिसइंफेक्शन, मतलब कि माइक्रोब्स जो है वो नहीं होते हैं, मरते नहीं हैं इन द वाटर टू इनएक्टिवेट बैक्टीरिया, ठीक है, दैट मे सर्वाइव, और यहां पर जो है वो यहां पे बैक्टीरिया को नहीं करता और यहां पे क्या कर देता है वो सर्वाइव जो है वो कर जाता है, और एंड इट मे बी इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द वाटर पासेस बाय यूवी सोर्स। माने क्या कि जब पानी है यहां पर अगर वो यूवी लाइट को पास कर जा रहा है तब भी यहां पे बैक्टीरिया का जो है वो ग्रोथ जो है वो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो एक लाइट बेस पे आ रहा है और वो लाइट यहां पे उस बैक्टीरिया को जो है वो मार नहीं पाएगी, फिर कुछ हद तक रोकेगी, लेकिन जो बैक्टीरिया है वो यहां पर दोबारा डेवलप जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी था हमारा कि यहां पे ऑप्शन असर्शन जो ए है वो भी करेक्ट, आर जो है मतलब उससे जो रीजन दिया है वो भी यहां पर उसके साथ में एकदम सही दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहां पे हम लोग 88 क्वेश्चन में आते हैं, बोल रहा है फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस एट मिड शाफ्ट इज लाइकली टू कॉज इंजरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व्स। माने कि क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि ह्यूमरस की जो हड्डी होती है अगर वो बीच से टूटे तो यहां पर कौन सी नर्व को बहुत ज्यादा डैमेज होएगा। तो हमारी ह्यूमरस की हड्डी कहां रहती है, समझ लीजिए ये हमारी यहां पे हेड है, ठीक है, ये हमारा गला है, यहां से हम लोग का शरीर शुरू हो रहा है, ठीक है, ये हमारा शरीर है, तो यहां पे ये क्या हो गए हमारे शोल्डर हो गए और यहां से ये हो गए हमारे आर्म्स। ठीक है, तो ह्यूमरस की हड्डी जो होती है वो होती है हमारी कहां, शोल्डर से लेके एल्बो तक के बीच में। ठीक है,
ये हो जाती है हमारी ह्यूमरस की हड्डी। अब बोल रहा है कि ह्यूमरस की हड्डी अगर बीच से चटक गई, ठीक है, ये टूट गई, उसमें फ्रैक्चर आ गया, तो उसमें यहां पे कौन सी जो नर्व है वो डैमेज हो जाएगी। चार हमारे पास में ऑप्शन क्या बोल रहा है। पहला बोल रहा है मस्क्यूलो क्यूटेनस नर्व, दूसरा क्या बोल रहा है यहां पे अल्नर नर्व, ठीक है, तीसरा यहां पे क्या बोल रहा है मीडियन नर्व, और चौथा क्या बोल रहा है यहां पे रेडियन नर्व। ठीक है, तो अब यहां पे हम लोग सबको फिर से एलिमिनेट करेंगे एक एक करके। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है यहां पे मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व, तो ये वाली जो नर्व है यहां पे ऑप्शन हो जाएगा गलत, क्योंकि ये नर्व यहां पर ह्यूमरस के पास में मौजूद नहीं रहती है। दूसरा ऑप्शन है क्या बोल रहा है अल्नर नर्व, ये ऑप्शन भी हो जाएगा गलत, क्योंकि यहां पे नर्व कौन सी रहती है रेडियस और अल्ना के पास में ये वाली नर्व मौजूद रहेगी, तो यहां पे ह्यूमरस से इसका कनेक्शन नहीं आ पाएगा। तीसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे मीडियन नर्व, तो मीडियन नर्व जो है यहां पर जो रहेगी वो गलत साबित हो जाएगी। क्योंकि ये जो नर्व है ये आपके पाम और आपकी उंगलियों के पास में पाई जाएगी, तो ये भी आ गई आपकी गलत। तो बची कौन सी रेडियल नर्व। ठीक है, रेडियल नर्व क्या होती है, ये एक ऐसी टाइप की नस होती है, ठीक है, जो कहां पे पाई जाती है, जो कि आपके बाइसेप और आपके ट्राइसेप इनके बीचों बीच में ये वाली जो नर्व है यहां पर ये पाई जाती है, जो कि एक दूसरे को यहां पे हड्डी के साथ में कनेक्ट जो है वो करते हैं। ठीक है, तो यहां पे रेडियल नर्व हुआ इसका करेक्ट आंसर। चलो ऑप्शन डी पे स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहां पे क्या बोल रहा है उस एक्सप्लेनेशन में, रेडियल नर्व, ठीक है, इज प्रेजेंट एट द ह्यूमरस बोन, इट इज यूज्ड बोथ फॉर लोकोमोशन एंड सेंसरी फंक्शंस। माने क्या कि ये जो नर्व है, ये जो नस है, यहां पर किसके लिए काम आती है, लोकोमोशन के लिए। मतलब कैसा, ये ऐसा अगर मैं मैं अपने हाथ को ऐसे ऐसे कर रहा हूं या ऐसे ऐसे कर रहा हूं या ऐसे ऐसे कर रहा हूं, तो सब में मेरी ये वाली जो बोन है, ये जो नस है, यहां पर ये काम आती है। और साथ साथ में इससे हम लोग यहाँ पे सेंस भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कुछ भारी वजन उठा रहे हैं, तो आपको पता हो जाएगा, आपको सेंस हो जाएगा यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे कोई चीज लिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और साथ साथ में यहाँ पे रिलैक्सेशन भी वो है वो मौजूद हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन भी है वो हमको देखने मिल जाएगा। ठीक है, चलो 89th क्वेश्चन में आते हैं। काफी बड़ा क्वेश्चन है ये। बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, फिर से हमारे एक एजर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन आया, मतलब कि एक स्टेटमेंट है और उससे जुड़ा हुआ उसका रीजन है। ठीक है, तो एजर्शन क्या बोल रहा है, केएमसी इज अ, ठीक है, वैल्यूएबल मेथड ऑफ गिविंग नर्सिंग केयर टू प्रीमेच्योर बेबीज इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, मानने की क्या हमको यहां पे समझने की सबसे पहले जरूरत है, क्या केएमसी क्या होता है। ठीक है, आप बोलेंगे केएमसी टीएमसी कैसे जुड़ा हुआ है, नहीं भाई, केएमसी क्या होता है, कैंगरू मदर या फिर मैटरनल, और सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है केयर। ठीक है, कैंगरू मैटरनल केयर मानने की क्या, जैसे एक मादा कंगारू होती है, मादा कंगारू क्या करती है, अपने यहां पे उसके यहां पे पेट के पास में एक थैली रहती है, तो थैली में क्या करती है, वहां पे अपने बच्चों को रखती है, जहां से उसका डायरेक्ट कांटेक्ट क्या होता है, अपने बच्चों की स्किन और उसके इम्यून सिस्टम से हो जाता है। जहां पे बच्चों को रखती है, उसका पे नरिशमेंट करती है, और साथ साथ में उसको यहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशंस माने कि जो वेदर कंडीशंस है उनसे भी उसको वहां पे वो बचाकर रखती है। ठीक है, तो ये वाला जो यहाँ पे सिस्टम है, बोल रहा है कि ये जो सिस्टम है ये बहुत अच्छा सिस्टम है, और साथ साथ में ये बढ़ती डेवलपिंग कंट्रीज में इस सिस्टम को बहुत इजीली अपनाया जा रहा है। ठीक है, अब उसका रीजन क्या बोल रहे हैं यहां पे, बोल रहा है दिस मेथड हेल्प्स इन मेंटेनिंग, ठीक है, टेम्परेचर, इंप्रूविंग ग्रोथ एंड रिड्यूसिंग,
ठीक है, इन्फेक्शन इन प्रीमेच्योर बेबीज, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है। तो अब हमारे पास में यहां पर चारों कोड्स के मतलब चारों ऑप्शंस हमारे पास में क्या मिलेगा देखने को, ठीक है। तो चाहिए चारों ऑप्शंस को हम लोग यहां पर इजीली देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन ऑफ ए मतलब कि ए भी करेक्ट है, उससे जुड़ा उसका रीजन भी करेक्ट है, और जो आर है मतलब जो रीजन है ये उसके लिए एकदम सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, ए तो है सही है, असर्शन क्या है बेट, लेकिन आर जो है ये गलत है। ए जो है ये यहाँ पे तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, ए जो है यहाँ पे गलत है लेकिन आर सही है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ए भी गलत है और आर भी गलत है। तो फिर से एलिमिनेशन में चलेंगे हम लोग अपने। तो पहला भाई यहां पर जो ये चीज है मतलब स्टेटमेंट जो ये करेक्ट है, ठीक है, तो स्टेटमेंट करेक्ट है तो कौन सा ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और हमारे यहां पे सी भी गलत हो गया। उसके बाद बचे हमारे पास दो ऑप्शन, मतलब कि ए गलत है और बी फॉल्स है, तो ये वाला भी ऑप्शन हमारे पास में गलत हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पर एक ऑप्शन हमारे पास सही कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, और जो कि क्या कहता है कि जो केएमसी मेथड है ये यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत अच्छा मेथड है। किसके लिए, जो नए बेबीज जने हैं उनको यहाँ पे टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए और उसको यहाँ पे बड़े करने के लिए, उनकी ग्रोथ लाने के लिए, ठीक है। तो उससे जुड़ा हुआ उसका रीजन भी यहां पर बहुत ज्यादा सही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। यहां पे बोल रहा है केएमसी ऑल्सो नोन एज कैंगरू मदर केयर, ठीक है। फिर कैंगरू मैटरनल केयर इज अ केयर मेथड यूज्ड इन द नर्सिंग प्रोसेस एंड इट इज अ कनेक्शन बिटवीन अ मदर एंड अ चाइल्ड, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद क्या बोल रहा है, दिस मेथड इज यूज टू यूज फॉर नरिशमेंट। नरिशमेंट यहाँ पे जो वर्ड है यहाँ पे मैंने यूज किया हुआ है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर से बचाना, उसको यहाँ पे मतलब एक तरीके से पालन पोषण करना, ठीक है। नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन पर्पसेस ऑफ द चाइल्ड, माने क्या है यहाँ पे नरिशमेंट करना और यहाँ पे प्रोटेक्शन उसको करके रहना, किस चीज से, इन्फेक्शन से और टेम्परेचर वगैरह से भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 90वां क्वेश्चन आया हमारे पास में, बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, ठीक है, ऑफ एब्डोमेन पेयर्स पैचेस आर फाउंड, ठीक है। यहां पे क्या बोल रहा है, एब्डोमेन के ऐसे कौन से ऑर्गन है जहां पर पेयर का जो पैच है वो हमको इजीली मिल सकता है। चार ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, बोल रहा है ईजोफेगस, दूसरा क्या बोल रहा है स्टमक, तीसरा बोल रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, चल रहा है बोल रहा है लार्ज इंटेस्टाइन। माने कि क्या, ईजोफेगस माने क्या होता है, ईगोफेगस होता है फूड पाइप, हिंदी में बोले तो आहार नली, ठीक है। स्टमक माने क्या, पेट। तीसरा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, और लार्ज इंटेस्टाइन माने बड़ी आंत। तो क्या पे क्या बोल रहे हैं हमको यहाँ पे कि पेयर्स का पैच जो है हमको यहाँ पर कौन से ऑर्गन में देखने मिलता है, तो भाई ईजोफेगस में हमको ये चीज नहीं देखने मिलती है क्योंकि ईजोफेगस लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये हो गया गलत। ऑप्शन दूसरा क्या है हमारे पास में, स्टमक, स्टमक में आपको यहाँ पे पैच देखने नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि स्टमक क्या है, एक सी शेप का इलास्टिक का थैला है जो कि क्या होता है, एक्सपैंड हो जाता है खाना आने से, वापस इसको श्रिंक हो जाता है, लेकिन उसके अंदर में क्या रहता है, एसिड मौजूद रहता है, तो यहां पर ये चीज भी नहीं होएगी। तीसरा क्या ऑप्शन बोल रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो करेक्ट आंसर है हमारा यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास क्या होती है, हमारे पास होती है विलाई, विलाई, और साथ में उसके अंदर और छोटी क्या होती है, माइक्रोविलाई, जो कि क्या करती है, खाने और पीने को यहां पर एब्जॉर्ब करती है। किस चीज को, वेस्ट मटेरियल को नहीं, वेस्ट मटेरियल निकल जाता है, यहां पर ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को यहां पर एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। तो यहां पर सी हुआ इसका करेक्ट आंसर। आप देखिए जरा एक्सप्लेनेशन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है पेयर्स पैचेस आर अ ग्रुप ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, लिम्फॉइड फॉलिकल्स। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपने बोलेंगे आयुष सर आपने यहाँ पे पेयर्स पैच के बारे में बताया नहीं, तो यहां पे वही लिखा हुआ है पेयर्स पैचेस,
ठीक है, आर अ ग्रुप ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड लिम्फॉइड फॉलिकल्स। ठीक है, लिम्फॉइड फॉलिकल्स माने क्या, जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम रहता है, मतलब क्या, हमारा जो WBC से जुड़ा हमारा जो सिस्टम है, लिम्फॉइड सिस्टम, लिम्फॉइड वेसिकल्स, ठीक है, उसमें वहां पे फॉलिकल्स जो है वो उसके बनते हैं। ठीक है, यहां पे क्या लिखा है, ग्रुप ऑफ वेल ऑर्गेनाइज लिम्फॉइड फॉलिकल्स लोकेटेड इन दी लैमिना। ठीक है, यहां पे लैमिना माने क्या है, इसकी सरफेस पे होता है लैमिना में। ठीक है, प्रोपिया एंड सब म्यूकोसा ऑफ द डिस्टल, ठीक है, पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। मानने क्या, ये जो यहां पे पैच है, क्या है ये, एक तरीके से WBC वाले टाइप के ऐसे पैच होते हैं, लिम्फॉइड फॉलिकल्स होते हैं, जो कि कहां मौजूद होते हैं, कि सरफेस पे लैमिना में मौजूद होते हैं, कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, किस लिए मौजूद रहते हैं, यहां पे डिस्टल पोर्शन में मौजूद रहते हैं, ताकि यहां पे प्रॉपर्ली उसका एब्जॉर्प्शन हो और यहां पे इंफेक्शन जो है हमको जल्दी नहीं लगे। ठीक है, चलो अगले आगे क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखो यहां पे आया है, बोल रहा है द रिकमेंडेड, ठीक है, मैक्सिमम नॉइज लेवल इन इंडिया इज। आप बोलेंगे सर यहाँ पे ये नर्सिंग से थोड़ा रिलेटेड क्वेश्चन है, नहीं भाई, ये नर्सिंग से बहुत रिलेटेड क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि इसका यहाँ पे जो साउंड का जो पॉल्यूशन वाला पार्ट है, ये भी आपका किससे आता है, यह आपका मिलता है आपके बायोलॉजी वाले चैप्टर से। ठीक है, साथ साथ में आपको यहाँ पे मिलेगा फिजिक्स के चैप्टर से, जो कि आपको यहाँ पे नर्सिंग को पास करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या बोल रहा है, द रिकमेंडेड मैक्सिमम नॉइज लेवल इन भारत, इन इंडिया। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास में 4 ऑप्शन कौन सा दिया है, बोल रहा है 95 डेसिबल, 85 डेसिबल, 90 डेसिबल और 100 डेसिबल। ठीक है, तो यहां पे जो WHO है, ये हमारे लिए क्या कहती है, कि यहां पर आपका कोई भी जो साउंड है वो यहां पर 100 डेसिबल को क्रॉस नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या है, ये WHO कह रही है, ये स्पेसिफिकली उसने इंडिया के लिए नहीं किया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया में हमारे पास में क्या ऑप्शन है, इंडिया में हमारे पास ऑप्शन है 85 डेसिबल। ठीक है, 85 डेसिबल में अगर आप यहां पे इसको क्रॉस करते हैं, तो यहां पर आपकी हियरिंग पावर पे बहुत ज्यादा दिक्कतें आ सकती है। और जो यहां पे अलग अलग दिया हुआ है, यहां जैसे 95 डेसिबल और 90 डेसिबल और 100 डेसिबल, ये जो है अगर आप इसको यहां पे बहुत ज्यादा एक्सटेंड करते हैं, तो यहां पे 100 डेसिबल क्रॉस होने के बाद में यहां पर क्या होता है, यहां पर आपकी जो मतलब साउंड की शक्ति है, वो यहां पे आप बहरे हो सकते हैं। क्यों, ऐसा नहीं कि आपको यहां पे साउंड सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन आपने एक्सट्रीम साउंड सुना है, तो आप यहां से आपके बहरे हो सकते हैं और कान में आपको बहुत ज्यादा इंफेक्शन जो है वो फैल सकता है। ठीक है, तो 85 डेसिबल, सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर था बी। ठीक है, बोल रहा है इन इंडिया इट इज recommended that one should not extend volume above 85 decibels so as to ensure no one damages their ears। ठीक है, माने कि यहां इंडिया में क्या है, भारत में क्या बोल रहा है कि आपको यहां पर 85 डेसिबल को बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करना है, नहीं तो अगर आप इसको क्रॉस करते हैं तो यहां पे आपके सुनने की शक्ति पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और साथ साथ में यहां पर अगर आपने इसको हद से ज्यादा देर तक सुना या फिर इसका ड्यूरेशन बढ़ा दिया, तो इससे आपका क्या होगा, इससे आपको यहां पे डेफनेस जो है वो आ सकती है। 92 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहां पे दोस्तों, ओलिगिया यूरिया मीन्स। ठीक है, ये देखिए यहां पे क्वेश्चन किससे रिपीट हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है एम्स से। ठीक है, यहां पर एम्स में भी यही क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा बस बदला होता हल्का सा, बाकी लेकिन पूरा सेम था। तो यहां पे ओलिगो यूरिया क्या कहता है, ओलिगो यूरिया माने कि वेरी लेस आउटपुट ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स, माने क्या 24 घंटे में यहां पर बहुत ज्यादा जो है कम यूरिन पास हो रही है, पर कितनी कम, मात्रा यहां पे नहीं दिया है। तो मात्रा हमारे पास 4 ऑप्शन क्या है, बोल रहा है मोर यूरिन आउटपुट एट नाइट, ठीक है,
दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे, यूरिन आउटपुट लेस देन 100 ml इन 24 आवर्स। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यूरिन आउटपुट लेस देन 100 ml इन 2 आवर्स। और चौथा ऑप्शन हमारे पास क्या बोल रहा है यहाँ पे, यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml इन 24 आवर्स। ठीक है दोस्तों, हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, हम लोग एक एक ऑप्शन को काटते जाएंगे। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या बोल रहा है, मोर यूरिन, भाई यहाँ पे मोर यूरिन, मैंने पे लिखा वेरी लेस यूरिन, तो यहाँ पे एक चीज तो कलर। ठीक है, दूसरा क्या यहाँ पे, यूरिन आउटपुट इज लेस देन 100 ml इन 24 आवर्स। ठीक है, ये तो आपका यहाँ पे समझ लीजिए बहुत ज्यादा ओलिगो यूरिया से भी कम हो गया है, मतलब आपका 100% इन्फेक्शन के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हो गया हमारा गलत। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है यहाँ पे, यूरिन आउटपुट, ठीक है, लेस देन 100 ml इन 2 आवर्स, 2 घंटे में 100 ml, ये एक नॉर्मल कंडीशन है, तो यहां पर ये भी ऑप्शन हो गया गलत। ऑप्शन नंबर डी बचा हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन। क्या बोल रहा है, जो कि बोल रहा है यूरिन आउटपुट इज लेस देन 400 ml इन 24 आवर्स, माने कि आधी लीटर यूरिन से भी कम आना। कितने, पूरे दिन भर में, पूरे 24 घंटे में आधे लीटर से भी कम यूरिन अगर आपको पास हो रही है तो यहां पे आपको क्या है, ओलिगो यूरिया है। ठीक है, तो यहां पे इस चीज को आपको याद रखेंगे, ओलिगो यूरिया माने क्या, बिल्कुल भी नहीं, मतलब समझ लीजिए बहुत ही कम। ठीक है, यहां पे वही बोल रहा है, इन ओलिगो यूरिया द यूरिन आउटपुट बिकम्स लेस देन 400 ml इन 24 आवर्स। ठीक है, उसके बाद में यहां पे क्या बोल रहा है, एंड इज वन ऑफ अ सीरियस कंडीशन एंड कैन कॉज हाइपरटेंशन। ठीक है, यानी क्या ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है और ये क्या कर सकती है, ये आपको यहां पर हाइपरटेंशन जो है वो कॉज कर सकती है, इन्फेक्शंस भी यहां पर वो सबको कॉज कर सकती है। क्यों, क्योंकि अगर यहां से यूरिन पूरी प्रॉपर्ली नहीं निकलेगी तो आपके शरीर से सोडियम मोडियम की मात्रा वहां पे नहीं निकलेगी, जिस कारण क्या है, बीपी जो है वो रेगुलरली बढ़ा रहना चालू रहेगा। ठीक है, तो यहां पर डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों 93 क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, बोल रहा है विच मॉस्किटो ब्रीड्स इन आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ फ्रेश वाटर, माने कि ऐसा कौन सा मच्छर है जो कि क्या यहाँ पे साफ पानी, जो कि आर्टिफिशियली अब साफ पानी कहीं पर भर के रखते हो, उस पे कौन सा जानवर है, यहाँ पर कौन सा मच्छर, जानवर बोल रहा हूं, मच्छर जो है यहाँ पर वो पनपेगा। ठीक है, पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है, एनोफिलिस, तो यहाँ पे भाई एनोफिलिस वाली जो यहाँ पे महिला हमारी मच्छर थी वो यहाँ पर नहीं टिकेगी। दूसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्यूलेक्स, क्यूलेक्स मच्छर भी है यहाँ पर, ये नहीं टिकेगा फ्रेश वाटर में। क्यों, क्योंकि इनको डैम्प प्लेसेस की रिक्वायरमेंट होती है। तीसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एडीज, और चौथा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मेंसोनिया। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में जो एडीज वाला मच्छर है ये करेक्ट आंसर है। क्यों, क्योंकि जो एडीज का मच्छर है ये क्या करता है, ये यहां पर आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को ही दोबारा से यहां पर सिक्रीट कर देता है अच्छे पानी में, और साथ साथ में दोबारा से उसी को कैरी करके इंसान को काटता है, जिसके कारण इंसान को क्या, उसको यहाँ पे डेंगू यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से फैलता है। ठीक है, तो यहाँ पे एडीज जो मच्छर हुआ ये उसका करेक्ट आंसर। ठीक है, एडीज हुआ हमारा ऑप्शन नंबर सी। सी का स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ेंगे। यहां पे एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है हमारे, यहाँ पे बोल रहा है एडीज मॉस्किटो कैन ब्रीड इन कलेक्शन ऑफ फ्रेश वाटर एंड कैन कॉज डेंगू, मानने कि यहाँ पे ब्रीड करेंगे फ्रेश वाटर में और यहाँ पे इसलिए डेंगू को है वो कॉज करेंगे। चौथा क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे, लो बर्थ वेट बॉडी इज डिफाइंड एज अ बर्थ वेट ऑफ, माने क्या, यानी कि बोल रहा है कि जन्म के समय कम जो हमारा यहाँ पे बच्चे का जो वजन है बहुत कम है। ठीक है, तो क्या डिफाइंड एज अ बर्थ वेट ऑफ, माने कि यहाँ पे क्या बताता है कि कितना कम है यहाँ पे, तो बोल रहे जब भी कोई यहाँ पे बच्चा पैदा होता है तो यहाँ पे चेक कर देता है उसको यहाँ पे रखकर कि उसका वजन जो है वो कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे पता लगेगा कि अगर बच्चे का वजन 2500 ग्राम मतलब कि 2.5 किलो से अगर कम है तो क्या यहाँ पे लो वेट की कैटेगरी में रख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखते हैं यहाँ पे 2,500 मतलब जो
2,500 ग्राम का कोई ऑप्शन है क्या? बोल रहे लेस देन 2,000 ग्राम्स, ये बहुत ही कमजोर हो जाएगा। ठीक है, लेस देन 2,500 ग्राम्स, ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, ये कौन सा और बाकी दो ऑप्शंस लेस देन 2,800 और 3,000, ये जो है भाई इसको तो आप समझ लो कि ये हो गया कुपोषण का शिकार, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। और करेक्ट ऑप्शन हमारे पास में कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। मतलब कि जब कोई भी बच्चे, कोई भी शिशु का यहाँ पे जन्म होता है और उसका यहाँ पे वजन करने पर वो यहाँ पे 2,500 ग्राम के यहाँ पर उसको लेवल को टच नहीं करते हैं, तो यहाँ पे उसको लो वेट की कैटेगरी में डाला जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। यहां क्या बोल रहा है? इफ अ बेबी इज बॉर्न, ठीक है, विथ अ वेट विच इज लेस देन, ठीक है, 2,500 ग्राम्स, देन इट इज सेड दैट द बेबी इज बॉर्न विथ अ, हेलो नहीं है भाई, यहां पे ये लो है, लो बॉडी वेट। ठीक है, माने कि क्या उसका अगर 2,500 ग्राम के अगर नीचे आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे वो लो बॉडी वेट के साथ में पैदा हुआ है, मतलब 25 समझ लीजिए उसकी डेडलाइन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास 95 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है ऑल आर द इंपैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक्सेप्ट, माने कि क्या जो हमारी जनसंख्या बढ़ी है उसका यहां पर सब चीजों के ऊपर इफेक्ट पड़ा है, लेकिन किस चीज को छोड़कर? ठीक है, हमारे 4 ऑप्शन यहाँ पे क्या है? बोल रहे गरीबी। ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल गरीबी में असर पड़ा है, क्योंकि क्या है कभी कभी जब जनता बढ़ती रहती है ऐसा, तो यहाँ पे गरीबी पर एक अच्छा इंपैक्ट पड़ा कि गरीबी जो है वो कम हुई है, और कहीं कहीं पर गरीबी वाला पार्ट भी ज्यादा बढ़ा है, तो यहां पर गरीबी पे इस पे इंपैक्ट पड़ा है, तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर एक। ठीक है, करेक्ट रीजन है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? पर कैपिटा इनकम, तो ये जो है ये भी हमारा बिल्कुल इस पे इफेक्ट पड़ा है। क्यों? क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन आई है, तो यहाँ पे लोगों की थोड़ी सैलरी कम भी हुई है, पर ज्यादा सैलरी के ऑप्शंस भी आए हैं। तीसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? फूड, बिल्कुल फूड पे असर पड़ता है, तो फूड यहां पर हो गया हमारा एक और करेक्ट रीजन। और चौथा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? रिलीजन, तो रिलीजन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होएगा। क्यों? क्योंकि जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है तब किसी को पता नहीं रहता है, कि जो बच्चा है उसको नहीं पता है कि मैं यहाँ पे हिंदू के घर में हुआ हूं, कि मुसलमान के घर हो, कि सिख के, ईसाई के, जैन के, बौद्ध के, किसके घर में पैदा हुआ हूं, तो यहां पर सिर्फ बच्चा जो है वो पैदा होता है, तो यहां पर रिलीजन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगला ऑप्शन आते हैं, बोलते हैं यहां पे भाई इसका एक्सप्लेनेशन है, बोल रहा है रिलीजन डायरेक्टली डज नॉट show any impact over population explosion as it does not have any direct biological connection or ecological connection with the population। ठीक है, 96 दोस्तों आया, दोस्तों यहाँ पे है, बोल रहे which type of pelvis is recommended, ठीक है, for child बियरिंग, माने कि आप पे ऐसा कौन सा पेल्विस है? पेल्विस माने कि हमारे कमर का हिस्सा, कमर का रीजन, बोल रहे ऐसे कौन सा पेल्विस है जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है और बहुत ज्यादा बोलते ना कि एक आइडियल माना जाता है। ठीक है, यहां पे आइडियल है, आईडीई लिखा हुआ है, यहां पे आएगा आइडियल। ठीक है, बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा पेल्विस है जो आइडियल माना जाता है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पेल्विस होते हैं। पहला क्या बोल रहे हैं? एंड्रॉइड। दूसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? प्लेटिपेलॉइड। तीसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? आर्थ्रोपोइड। और चौथा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? गायनिकोल्ड। तो दोस्तों यहाँ पर जो यहाँ पे एक मोस्ट कॉमन और मोस्ट यहाँ पे आइडियल पेल्विस माना जाता है किसके? बच्चे को यहाँ पर निकालने के लिए, रोकने के लिए, सब चीजों के लिए, तो वो कौन सा होता है? वो होता है हमारा गायनिकोल्ड पेल्विस। वाई? बिकॉज गायनिकोल्ड पेल्विस जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का ऐसा पेल्विस होता है जो कि इजीली एक्सपेंड होता है एंड इट कैन रियली गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन इन अ वेरी फ्यू मोमेंट्स। ठीक है, तो यहां पर ये चीज जो है इजीली हम लोग इसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। वी कैन नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मूव टू अनदर क्वेश्चन। इट इज सीन दैट गायनेकोल्ड, ठीक है, गायनेकोल्ड पेल्विस is the most commonest pelvis which is used and is considered ideal for child laboring।
what it is saying that it is the specifically the gynecoid pelvis is that pelvis which is most common among all the females, and it is known as the, and it is meant to be a very much ideal pelvis for child laboring. ठीक है, माने कि चाइल्ड लेबरिंग के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल जो है वो माना जाता है. ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू डू इन केस ऑफ ब्लीडिंग वुंड ऑफ लेग ड्यू टू एक्सीडेंट. ठीक है, माने कि यहां पे क्या बोल रहा है कि अगर किसी व्यक्ति का यहां पे एक्सीडेंट हो गया, कहां पर, पैर में, और उसको वहां पे घाव लग गया है, तो यहां पे आपका और जो खून बह रहा है, तो आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है. पहला क्या बोल रहा है यहाँ पे, अप्लाई प्रेशर एट सम प्रेशर पॉइंट्स. दूसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बोल रहा है एलिवेट द वुंडेड साइट. तीसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर एट ब्लीडिंग पॉइंट विथ अ क्लीन स्टेराइल ड्रेसिंग. और चौथा ऑप्शन यहां पे क्या बोल रहा है, अप्लाई अ इंजरी ड्रेसिंग टू एब्जॉर्ब द ब्लड. ठीक है, तो यहां पे हमारे पास 4 ऑप्शन बोल रहा है, एलिमिनेशन हम लोग यूज करेंगे. पहला वो क्या बोल रहा है हमारे यहाँ पे, अप्लाई प्रेशर एट सम प्रेशर पॉइंट्स. नहीं भाई, इसको कैसे यूज करोगे आप, क्यों, क्योंकि अगर प्रेशर पॉइंट्स पे ये चीज यूज करी गई तो यहाँ पे तो ब्लीडिंग को वो और बढ़ा देगा. ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे, एलिवेट द वुंडेड साइट. नहीं भाई, ये भी गलत होएगा. क्यों, क्योंकि अगर वुंडेड साइट को यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, आप उसको यहाँ पे उठा दोगे तो ये तो आपके ऊपर में यहाँ पे वापस आएगा ना खून पूरा, तो ये भी चीज नहीं हो सकती. तीसरा क्या बोल रहा है, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर एट ब्लीडिंग पॉइंट विथ अ क्लीन स्टेराइल ड्रेसिंग. ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हुआ हमारा यहां पर करेक्ट. क्यों, क्योंकि जब आप यहाँ पे क्लीन और स्टेराइल ड्रेसिंग करते हैं और एक ही जगह पे उसमें दम लगा के रखते हैं, तो अब क्या होता है, ब्लीडिंग को होने से रोक रहे हैं और साथ साथ में उसमें दम लगा के उसको वहां पे पेन को भी थोड़ा सा रोकने की, थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, चलो अगले यहां पे इसके एक्सप्लेनेशन में आते हैं. अप्लाइंग डायरेक्ट प्रेशर ऑन दी वुंडेड area with a clean and sterile hands would suppress the bleeding and can hold for some time. माने क्या, यहाँ पे ब्लीडिंग को थोड़ा रोक देगा और यहाँ पे बहुत समय के लिए वो रुका रहेगा. चलिए 98 क्वेश्चन आया, बोल रहे हैं यहाँ पे, which one is the preferred position for a breastfeeding a baby with cleft पैलेट. माने कि क्या, क्लेफ्ट पैलेट से यहां पर ब्रेस्ट फीडिंग की जो माता है जो वहां पे अपने बच्चे को स्तनपान कराएगी, तो यहां पे बच्चे को जहां पे क्लेफ्ट पैलेट है, क्लेफ्ट पैलेट माने क्या, क्लेफ्ट पैलेट माने क्या होता है, उसका जो अपर कैविटी है एंड लिप कैविटी. ठीक है, वहां पे क्या होता है, वहां पे एक टाइप के का यहाँ पे छेद रहता है. छेद मतलब उसको गड्ढा समझ लीजिए, मान लीजिए उसका यहाँ पे ये उसकी, ठीक है, हेड है. ठीक है, तो यहां पर जो इसका यहाँ पे अपर कैविटी रहेगा मुंह के अंदर का, तो यहां पर भी यहाँ पे इंप्रेशन रहेगा, और जो इसका यहाँ पे होठ है, यहां पर भी जो उसके होठ रहेगा, यहां पर भी ऐसे एक टाइप का इंप्रेशन रहेगा. जिसके कारण क्या होगा, उसको यहाँ पे माता के स्तनों को अपने मुंह से पकड़ने में दिक्कत जाएगी, निप्पल्स के एरिया को उसको पकड़ने में थोड़ी दिक्कत महसूस होगी. तो यहाँ पे माता का क्या रोल रहता है कि वो बच्चे को कैसे दूध पिलाए, तो यार 4 ऑप्शन क्या दिया है, अपराइट, सुपाइन, प्रोन और साइड लाइंग. माने कि अपराइट माने क्या, सीधा बैठा के से दूध पिलाए, या फिर दूसरा क्या है यहाँ पे सुपाइन मतलब टेढ़ा करके डायगोनल करके पिलाए, या तीसरा क्या बोल रहे हैं, प्रोन उल्टा करके पिलाए, और चौथा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे साइड लाइन माने कि आदत करवट लेके दिलवाए. तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर होएगा अपराइट. क्यों, क्योंकि अपराइट रह के अगर उसको वहां पे वो दूध पिलाएगी तो उसके यहाँ पे बेटर ग्रिप बनेगी, और जो बच्चा है यहां पर वो ज्यादा दूध को कैप्चर जो है वो कर पाएगा. ठीक है, तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए. आप इसको कैसे याद रखेंगे,
क्लेफ्ट पैलेट, ऐसे पैलेट बोला ना, पैलेट से आप समझ लीजिए क्या, प्लेट। ठीक है, प्लेट क्या होती है, सीधी रहती है, करेक्ट रहती है, अपराइट रहती है। तो यहां पे प्लेट को आप लोग इसको ऐसे अपराइट के तरीके से रख सकते हैं, मतलब कि सीधा और ऐसा अपराइट, मतलब कि खड़ा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में देखें। यहां बोल रहा है अपराइट पोजिशन इज द बेस्ट पोजिशन फॉर अ बेबी, या फिर आइडियल पोजिशन फॉर अ बेबी विथ अ क्लेफ्ट पैलेट सो एज टू एंश्योर दैट ही और शी, ठीक है, गेट कंप्लीट एंड गुड अमाउंट ऑफ मिल्क। माने क्या, यहाँ पे जो बच्चा है उसको यहाँ पे एक अच्छा प्रॉपरली और सही अमाउंट का दूध यहाँ पे प्राप्ति हो पाए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे 99 क्वेश्चन हमारे पास में क्या बोल रहा है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यहां पे लिखा है इन मेजर्स टू ओवरकम बैड बॉडी ऑर्डर। ठीक है, माने कि समझ लीजिए यहां पे क्या सबसे बोल रहा है, यहां पे पहले बोल दिया है नॉट। ठीक है, नॉट को ध्यान देके रखिएगा। बोल रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो यहाँ पे गलत है, मतलब कि सही नहीं है, रिलेटेड टू बैड बॉडी ऑर्डर, माने कि या शरीर से बुरी बदबू आने का यहाँ पे इसको लेके सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन क्या है, टू कीप आवर बॉडी क्लीन, नहीं भाई ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ये जो चीज है ये सही है, तो ये तो हमारे होता ही होता है। ठीक है, बोल रहे टू टेक डेली बाथ, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा यहाँ पे क्या है, टू यूज, ठीक है, डिओड्रेंट्स, ये भी करेक्ट है। और चौथा ऑप्शन चल रहा है टू अवॉइड बाथ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ये हो गया हमारा गलत स्टेटमेंट्स। गलत स्टेटमेंट माने की क्या, करेक्ट आंसर। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि यहां पे आपको नहाना नहीं चाहिए, किसको, फीमेल्स को मेंस्ट्रुएशन के दौरान, माने की मासिक धर्म के दौरान पे फीमेल्स को जो यहां पे नहाना नहीं चाहिए। ये जो है ये स्टेटमेंट बहुत ही गलत है। क्यों, क्योंकि नहाने का मेंस्ट्रुएशन माने कि क्या, पीरियड्स आने के साथ में कोई रिलेशन नहीं रहता है। ठीक है, तो यहां पे ये चीज हो गई, इसका करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, और ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है। बोल रहा है अवॉइडिंग बाथ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन डज नॉट हैव एनी रिलेशन विथ बैड ऑर्डर, माने क्या, उसका यहां पे बुरी स्मेल आने से कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा है। चलिए हमारा आज के क्वेश्चन का शतक लग गया है, और हमारा लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। बोल रहा है विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर अ प्रॉपर हीलिंग ऑफ फ्रैक्चरिंग इन बोन्स, माने क्या, अगर मान लीजिए आपके बोन यहां पे टूट गई है, हड्डी चटक गई है, फ्रैक्चर आ गया है, तो इसमें कौन सा मेथड है जो कि इजीली यूज होता है, किसके लिए यहां पर यूज होता है, आपके बोन्स को ठीक करने के लिए। पहला ऑप्शन यहां पे क्या बोल रहा है कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, मतलब कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लेना। दूसरा बोल रहा है एक्सरसाइज करना। तीसरा क्या है, इमोबिलाइज करना, माने कि यहाँ पे आपका बिल्कुल भी कुछ भी हिलना डुलना नहीं। और चौथा क्या बोल रहा है, यहाँ पे एंटीबायोटिक्स लेना। तो भाई यहां पर आपको समझना है, जो बोल रहा है विच वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे मेथड जो है सब बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये जो है कैल्शियम जो है ये आपके यहाँ पे हड्डियों को बहुत ज्यादा मजबूती देगा, ये भी करेक्ट है। आपको यहाँ पे एक्सरसाइज करने से आपकी हड्डियां उसको थोड़ी सी मतलब ताकत वापस मिलेगी, बिल्कुल करेक्ट है। एंटीबायोटिक्स खाने से उसे दर्द नहीं लगेंगे, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जब किसी को फ्रैक्चर होता है तब वहां पे अगर वो अपनी हड्डी को बिल्कुल भी ना हिलाए, जैसे डॉक्टर ने जैसे सेट करके दिया है, ऐसे अपने पिक्चर में देखा हुआ ना, कोई भाई किसी का पैर, जैसे पैर में फ्रैक्चर होता है उसको एक जगह पे ऐसे लटका के रख देते हैं, मतलब कि समझ लीजिए ऐसा है, और यहाँ पे पांव ऐसा करके लटका हुआ रहता है। तो यहाँ पे क्यों लटका रहता है, क्योंकि वो चाहते हैं यहाँ से बिल्कुल भी ये हिले नहीं, इमोबलाइज करना। तो ये हो गया एक करेक्ट इसका आंसर। इससे क्या होगा, फ्रैक्चर जो है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन में वही लिखा रहेगा, इमोबिलाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द केस ऑफ अ फ्रैक्चर ऑफ बोन्स बिकॉज मूविंग कैन अगेन ब्रेक द लीगामेंट एंड द बोन्स, माने कि अगर यहां पे जब आप स्थिर रहते हैं तो सही रहेगा, लेकिन अगर आपने यहां पे इसको बहुत ज्यादा एक तरीके से हिलाया है, कुछ भी किया है, तो आपका वापस से लीगामेंट आपकी हड्डी जो है वो टूट सकती है। चलिए आज का हमारा आखिरी शगुन का क्वेश्चन आ गया है। बोल रहा है 101 का शगुन आया हमारे पास में। बोल रहा है कि लार्ज स्केल वाटर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर
कंप्राइजेस ऑल स्टेप्स एक्सेप्ट, माने क्या कि जब बड़ी मात्रा में आपको लार्ज स्केल बड़ी मात्रा में आपको यहां पे वाटर का प्यूरिफिकेशन करना है तो इसमें सारे स्टेप्स जो है वो फॉलो होते हैं, सिवाय कौन सा बोल रहा है यहाँ पे वाटर स्टोरेज, मानिए कि पानी को स्टोर करके रखना, दूसरा बोल रहा है यहाँ पे डिसइंफेक्शन, तीसरा बोल रहा है यहाँ पे स्क्रीनिंग और चौथा बोल रहा है यहाँ पे फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो अब हम लोग फिर से एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। इसको देखिए, अब यहां पे हम लोग का पहले बार में ही हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया है कि कौन सा वाटर स्टोरेज जो है ये यहां पे सही मेजर नहीं है वाटर को प्यूरिफाई करने का। क्यों? ये पानी को स्टोर करके रख लोगे तो उससे प्यूरिफाई कहां हुआ, साफ तो हुआ ही नहीं ना, वो सिर्फ स्टोर करके रखा हुआ है। जबकि डिसइंफेक्शन करेंगे तो उससे पानी साफ होएगा। ठीक है, स्क्रीनिंग करेंगे मतलब कि उससे छांटा भी नहीं करेंगे, फिल्टर करेंगे उसको, ऐसा तो भी सही है। तीसरा क्या है, यहाँ पे फिल्टर करना मतलब कि कोई गंदगी को हटा लेना, ये भी सही है। लेकिन पानी को स्टोर करके रखने से उसमें कुछ भी प्योरिफिकेशन नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज को यहां पर आप आगे लेके ध्यान से देखेंगे, वाटर स्टोरेज हुआ इसका करेक्ट आंसर। आइए देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है। यहां पर लिखा हुआ है वाटर स्टोरेज इज नॉट कंसिडर्ड एनी स्टेप इन द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस बिकॉज स्टोरिंग डज नॉट इन्वॉल्व एनी स्टेप इन द प्यूरिफिकेशन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस यहां पर इतना ही था। आगे मिलेंगे हम लोग यहां पर और ऐसी अलग अलग स्टेट्स के यहां पे इंटरव्यू जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके साथ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद भूषण साइंस प्लस बिकॉज भूषण साइंस इज नॉट जस्ट अ क्लास, इट इज मोर देन अ क्लास। तब तक के लिए धन्यवाद।